हे गाइस, मैं हूं आपके साथ सचिन मेवाड़ और हम पढ़ रहे हैं एंशिएंट हिस्ट्री यानी कि प्राचीन भारत के इतिहास के बारे में। और आपका चल रहा था मौर्योत्तर काल। आज जो ये लेक्चर है उसमें हम क्या पढ़ने वाले हैं? उसमें पढ़ने वाले हैं मौर्योत्तर काल की सामाजिक, आर्थिक और सामाजिक स्थिति के बारे में। ठीक है, हमने शासकों के बारे में क्या किया था? अध्ययन किया था। और आज का ये जो वीडियो है, आज का ये लेक्चर जो है, उसमें हम क्या पढ़ेंगे? इसमें पढ़ने वाले हैं मौर्योत्तर काल की सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक स्थिति। ठीक है, तो ये हम क्या है पढ़ने वाले हैं मौर्योत्तर काल की सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक स्थिति के बारे में। अब इसको आपको ध्यान से सुनना है, क्योंकि सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक जो स्थिति है उसमें आपको बिल्कुल बराबर से और बिल्कुल एक जैसा लगेगा कि जैसी सामाजिक स्थिति होती है वही आर्थिक स्थिति से जुड़ी होती है, और जो आर्थिक स्थिति होती है वो राजनीतिक स्थिति से जुड़ी होती है। अब आप कहोगे साहब कैसे? अगर आपकी आर्थिक स्थिति अच्छी है तो आप राजनीतिक होंगे ना। आपके पास खाने के लिए क्यों नहीं है? आप क्या जाओगे राजनीति में, पॉलिटिक्स में क्या जाओगे? आप जानते हो लोकल स्तर पर क्या होता है। लोकल स्तर पर आपके पास कुछ नहीं है तो आप पॉलिटिक्स की तरफ बहुत कम संभावना है कि आप मूव कर जाओ। आर्थिक स्थिति पर ही सामाजिक स्थिति डिपेंड होती है। सामाजिक स्थिति आप जानते हो ना, समाज। अगर आपकी आर्थिक स्थिति ज़्यादा बेहतर है तो सामाजिक स्थिति स्वाभाविक है बेहतर होगी। कुछ चीज़ें मिल सकती हैं, खाना पीना, रहन सहन, पहनावा, लेकिन बाकी का जीवन थोड़ा डिफरेंट हो जाएगा। ठीक है, आप उन चीज़ों का इस्तेमाल नहीं कर सकते जो और लोग करते हैं। तो सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक स्थिति के बारे में मैं आपको बता रहा हूँ कि लोग क्या करते थे, क्या पालते थे, क्या पहनते थे, क्या खाते थे, क्या पीते थे, किस देवी देवता की पूजा करते थे। ठीक है, कैसा नृत्य था उनका। तो ये सारी चीज़ें आपको इस टॉपिक में जानने को मिलेंगी। चलिए, पहला पॉइंट डालिए, मौर्योत्तर काल की धार्मिक एवं सामाजिक स्थिति। ठीक है, पहला पॉइंट क्या है? धार्मिक एवं सामाजिक स्थिति। अब आप ये मत सोचिए यहाँ तो सब धार्मिक लिखा है, नहीं। सामाजिक स्थिति जो होती है उसी में आ जाता है धार्मिक स्थिति। ठीक है, समाज रहने पीने में सामाजिक स्थिति में धार्मिक स्थिति आ जाती है। तो पॉइंट डालना है सामाजिक एवं धार्मिक स्थिति। ठीक है, सामाजिक एवं धार्मिक स्थिति। चलिए लिखिए, इसमें लिखिए मौर्योत्तर काल में सर्वाधिक संख्या में विदेशियों का आत्मसातीकरण हुआ। क्या मतलब है? मतलब क्या है इसका? मतलब यह है कि वो यहाँ आए और अपने आप को कुछ भी बना लिया। जैसे कि किसी ने अपने आप को क्षत्रिय बना लिया, किसी ने अपने आप को कुछ कन्वर्ट कर लिया। तो उन्होंने अपना क्या किया? अपना आत्मसातीकरण कर लिया। ठीक है, आत्मसातीकरण कर लिया। अब आप लोग सोचोगे साहब क्यों कर लिया? आत्मसातीकरण क्यों कर लिया? बताइए, आत्मसातीकरण क्यों कर लिया? देखिए, जितने भी विदेशी लोग यहाँ पे आए थे भारत में, अब आप लोग कहोगे साहब कौन कौन आया था? ठीक है, तो ज़्यादातर जो आर्य हैं, ठीक है, इसके अलावा कुछ विदेशी आक्रमणकारी भी थे। तो उन्होंने क्या किया? यहाँ की वर्ण व्यवस्था को देखा। क्या देखा? भारत में आके वर्ण व्यवस्था को देखा कि देखो भाई, ब्राह्मण जो है वो कितने मजे ले रहे हैं, पाठ पूजा करते हैं, सबसे संपन्न हैं। फिर क्षत्रियों को देखा कि देखो क्षत्रिय उनके पास राजपाट है, मौज मार रहे हैं। फिर उन्होंने वैश्य वर्ग को देखा कि यार ये भी थोड़ा ठीक जीवन जी रहे हैं, गाय भैंस पालते हैं, खेती बाड़ी करते हैं और दूध बेचते हैं। फिर उन्होंने शूद्रों को देखा कि यार इनकी तो हालत ख़राब है, कचरा साफ करना, गंदी नालियों के साफ करना, किसी की
सामने रोड पर नहीं चल सकते, ठीक है, उनके घरों के सामने से नहीं गुजर सकते, उनके विवाह मांगलिक कार्यों में शामिल नहीं हो सकते। तो ऐसे बहुत सारी पाबंदियाँ थी उनके पास। तो उन्होंने क्या कहा कि यार ऐसा करते हैं, अपने को कन्वर्ट कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं? अपने को कन्वर्ट कर लेते हैं, बदल लेते हैं। तो ज़्यादातर जो बदले वो क्षत्रियों में क्या हो गए? कन्वर्ट हो गए। उन्होंने अपना आत्मसतीकरण जो है वो कर लिया। बात समझ में आई आप लोगों के? चलिए आगे लिखिए। मनु ने विदेशियों को भ्रात्य क्षत्रिय और द्वितीय क्षत्रिय का नाम दिया। क्या नाम दिया? भ्रात्य क्षत्रिय और देखिए भ्रात्य क्षत्रिय और द्वितीय क्षत्रिय का दर्जा दिया। का क्या दिया? दर्जा दिया। भ्रात्य क्षत्रिय और द्वितीय क्षत्रिय का क्या दिया? दर्जा दिया। बात समझ में आई? तो मनु ने क्या दिया? इनको दर्जा दिया। अब देखिए पतंजलि ने 2 शूद्रों का क्या किया है? उल्लेख किया है। पतंजलि ने कितने शूद्रों का उल्लेख किया है? 2 शूद्रों का उल्लेख किया है, ध्यान रखना है। भ्रात्य क्षत्रिय और द्वितीय क्षत्रिय किसने कहा? मनु ने कहा। फिर पतंजलि ने किनके बारे में बताया? तो इसने निर्वासित शूद्र और अनिर्वासित शूद्र की बात कही है। निर्वासित शूद्र क्या कहा है? निर्वासित शूद्र और दूसरा है अनिर्वासित शूद्र। ठीक है, इसने 2 थ्योरी दी हैं। एक का नाम है निर्वासित शूद्र और दूसरा जो है वो है अनिर्वासित शूद्र। आप कहोगे साहब इनका मतलब बताइए। तो निर्वासित शूद्र वो लोग थे जिनको अस्पर्श माना था, टच करना भी मना था, उनको अपने सामने भी नहीं आने देना चाहते थे। और ये लोग कहाँ रहते थे? नगर के बाहर रहते थे, ठीक है, आउट ऑफ सिटी। चलिए मान ली बात। फिर दूसरे किस टाइप के थे? जो अनिर्वासित शूद्र थे, ये कहाँ रह सकते थे? शहर के अंदर रह सकते थे, सिटी के अंदर रह सकते थे। पहले वाले जो हैं वो शहर के अंदर ना रह सकते थे ना आ सकते थे, इनको केवल बाहर ही रहना पड़ता था, दूसरे टाइप के नगर की सीमा में रह सकते थे। पतंजलि ने किनको शूद्र माना है? आपने यवनों के बारे में पढ़ा, तो यवनों को शूद्र माना और शकों को भी कहा। क्या कहा पतंजलि ने? कि ये भी अनिर्वासित क्या हैं? शूद्र हैं। बात समझ में आई? 2 प्रकार के शूद्र, निर्वासित और अनिर्वासित। निर्वासित जो शहर में नहीं आ सकते और अनिर्वासित जो शहर में आ सकते हैं। चलिए अब देखिए महिलाओं की स्थिति, सामाजिक स्थिति के अंदर ही हम महिलाओं की स्थिति के बारे में बात करते हैं कि महिला कैसी थी। तो इस समय जो महिलाओं की कंडीशन थी वो कैसी थी? मध्यम श्रेणी की थी। महिलाओं की स्थिति, महिलाओं की स्थिति कैसी थी? महिलाओं की स्थिति मध्यम श्रेणी की थी। कैसी थी? मध्यम श्रेणी का मतलब जानते हो? ठीक ठाक। कैसी? ठीक ठाक, अच्छी भी नहीं बुरी भी नहीं, हाँ टाइम पास हो रहा है। इसके अलावा जो नारी थी उसको क्या माना जाता था? दुर्गा का रूप। आज भी माना जाता है, दुर्गा का रूप माना जाता था नारी को। और क्या कहा जाता था? यत्र नारयन्तु पूजन्ते रमते तत्र देवता। आपने भी छोटी कक्षाओं में पढ़ा होगा। किसने कहा था? मनु ने कहा था। लिख लेना, मनु ने कहा था महिलाओं के विषय में कि यत्र नारस्तु पूजन्ते रमते तत्र देवता। कक्षा 6 संस्कृत में शायद ये था, आपने भी पढ़ा होगा। इन मनु ने क्या कहा
कि जहाँ पर महिलाओं का सम्मान होता है, रेस्पेक्ट होती है, पूजा जाता है, पूजने का मतलब दूसरे मतलब से लगा सकते हो आप, रेस्पेक्ट से, ठीक है, तो वहाँ देवता निवास करते हैं। किसने कही ये बात? मनु ने कही। ध्यान रखना, ये कथन किसका है? मनु का है। पूछा जा सकता है आगे जाके पेपर में कि ये कथन किसका है। चलिए यहां तक हो गया। सती प्रथा नहीं थी, क्या नहीं थी? सती प्रथा नहीं थी, उसमें लिखो आगे, सती प्रथा नहीं थी, लेकिन बाल विवाह का प्रचलन था। ठीक है, बाल विवाह का क्या था? प्रचलन था। सती प्रथा नहीं थी, लेकिन बाल विवाह का क्या था? प्रचलन था। पूछा जा सकता है कि मरणोत्तर काल में क्या बाल विवाह था? बिल्कुल था। क्या सती प्रथा थी? नहीं थी, नहीं थी, नहीं थी। चलिए अब आप लोग सोचोगे, समाज वर्णाश्रम धर्म पर आधारित था। समाज क्या था? वर्ण पर आधारित था। क्या था? वर्णाश्रम। किस पर आधारित था? धर्म पर आधारित। क्या मतलब है? धर्म के अनुसार वर्ण का क्या था? विभाजन था। धर्म के अनुसार वर्ण का क्या था? विभाजन था। तो लिखिए, समाज वर्णाश्रम धर्म पर आधारित था। और धर्म के नियम मनु ने निश्चित किए। और धर्म के नियम मनु ने निश्चित किए। इसी समय नई नई जातियां अपने व्यावसायिक रूप में खड़ी हुई। इसी समय नई नई जातियां अपने व्यवसाय के रूप में खड़ी हुई। जैसे एक दो उदाहरण दीजिए। एक दो उदाहरण में देता हूँ। कौन होते हैं? चारवाहे। चारवाहे जानते हो कौन होते हैं? वो होते हैं ना गाय को चराने वाले। गाय को चराने वाले गोपाल। गोपाल कौन? भगवान श्री कृष्ण को मत समझना, ठीक है। तो चारवाहे, चारवाहे जो अपनी सामने लिख लेना, जो अपनी सब जानते होंगे, ठीक है। तुम सब गाँव से हो, कहीं विदेश से तो हो नहीं। तो चारवाहे। अगले से लिखना दूध वाले। कौन? दूध वाले। कब बने ये लोग? मौर्योत्तर काल में। इनके कामों का निर्धारण कब हुआ था? मौर्योत्तर काल में हुआ था। कौन कौन से मैं बता रहा हूँ, एक दो नाम। चारवाहे और दूध वाले। दूध वाले को भी आप लोग जानते होंगे, ठीक है। हालिक, हाँ इसको नहीं जानते होंगे, इसका मतलब मैं बताऊंगा तुमको। कौन? हालिक। हालिक का मतलब होता है हल जोतने वाला। कौन होता है? हल जोतने वाला, ठीक है। तो कोष्टक में लिख लेना इसके सामने, हल जोतने वाला। तो इसका भी नाम कब आया? मौर्योत्तर काल में आया, ठीक है। जैसी नई जातियों का उद्गम हुआ। लिखिए, जैसी नई जातियों का उद्गम हुआ। कई पद थे, जैसे का मतलब मैं बताऊं तुमको, टोपी वाला, ठीक है, पाजामे वाला, हींग वाला, सब्जी वाला, ऐसे कम से कम 500 उदाहरण है, लेकिन मैं बताना नहीं चाहता क्योंकि ये पद मौर्योत्तर काल में निकले। अब आप लोगों के साथ टोपी वाला, टोपी नहीं बनती थी पहले, ठीक है। जो भी व्यवसाय से पहले कास्ट को किससे जोड़ा गया? व्यवसाय से जोड़ा गया। जो आदमी जो काम करता था, दूध का काम कर रहा है दूध वाला, टोपी काम कर रहा है टोपी वाला, पजामा काम कर रहा है पजामे वाला, और आज तक ये पद चल रहे हैं। आप लोग देखो, एक दूध वाला है, वो चाहे जाति उसकी कुछ भी हो, लोग उसको क्या कहते हैं? ये थोड़ी कहते हैं कि भाई तू इस जाति का है, साहब जाट साहब आइए, गुजर साहब आइए, या सैनी साहब आइए, नहीं कहते ना। उसको कहते हैं कि दूध वाला, क्योंकि वो टाइटल मिल जाता है उसकी कास्ट का, ठीक है। तो ये कहाँ से शुरू हुआ? मौर्योत्तर काल से हुआ, ठीक है। चलिए अब देखिए आगे, अब देखिए आगे इनका क्या हो गया? पदों का उद्गम हो गया। चलिए थोड़ा आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि
इस काल में लाल बर्तनों का प्रयोग हुआ। लिखिए लाल बर्तन, कोष्टक में लिख देना मृतभांड। क्या लिख देना? मृतभांड। आज लोग देखते हो ना, मटके वटके होते हैं, उनको लाल कर देते हैं, ठीक है, अग्नि में जला के। मटके लाल ही होते हैं, आप लोगों ने कभी देखा हरा मटका? तो इसको लाल ही किया जाता है। तो ये कहाँ से शुरू हुआ? मौर्योत्तर काल से हुआ। लाल बर्तनों का प्रचलन इसी काल से शुरू हुआ। चलिए थोड़ा आगे चलें। लिखिए हेडिंग डालिए, नेक्स्ट हेडिंग डालिए और लिखिए नगरीकरण। क्या लिखना है? नगरीकरण लिखो। एक लाइन छोड़ के हेडिंग बनाइए और क्या लिखिए? नगरीकरण। बहुत सारे बच्चे नहीं लिखते हैं, ठीक है। आगे से 5 मिनट देखा, बीच में गए, वहाँ से 5 मिनट देखा और ख़त्म। फिर कई दिन के बाद कहेंगे सर जी वो वीडियो कहाँ गई? वो वीडियो 1 महीने पहले जो वीडियो बनाई थी ना, वो कहाँ गई? वो चाहिए मुझे। तो अगर तुम लाइव देखें, टाइम से टाइम अपनी वीडियो देखते रहें, आधा घंटे की वीडियो होती है, 20 मिनट की होती है, कहाँ परेशानी आती है? लेकिन तुमको तो नहीं, ठीक है। तो अपनी जो वीडियो है वो टाइम से टाइम देखते रहे ना। ज़्यादा लेट हो जाते हो ना, कोई 15 दिन बाद मांग रहा है, कोई 20 दिन बाद कह रहा है सर जी वो वीडियो चाहिए हमें। अरे भाई टाइम से देखो ना, अपनी पता होता है डेली वीडियो आ रही तो टाइम से देखो। चलिए लिखिए मौर्योत्तर नगरीकरण। मौर्योत्तर नगरीकरण। मौर्योत्तर नगरीकरण मतलब समझ में आ गया होगा आप लोगों को कि उस काल में जो नगरीकरण था वो कैसा था, जो नगर बसे थे वो कैसे थे, बनावट कैसी थी। चलिए तो इसमें आप लोगों को लिखना है कि इस काल में सबसे ज़्यादा नगरीकरण का विकास हुआ। नगरीकरण का सबसे ज़्यादा विकास, नगरीकरण का सबसे ज़्यादा विकास इस काल में हुआ, ठीक है। नगरीकरण का सबसे ज़्यादा विकास जो है वो इस काल में हुआ। कैसे पता चलता है? कैसे पता चलता है? आर.एस. शर्मा के उत्खनन कार्यों से। कैसे पता चलता है? तो आर.एस. शर्मा के उत्खनन कार्यों से। अब ऐसा क्या मिल गया इनके उत्खनन में? क्या मिल गया? तो 125 ईसा पूर्व, 125 ईसा पूर्व के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। कब के प्राप्त हुए हैं? 125 ईसा पूर्व के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, ठीक है। तो सर्वाधिक क्या हुआ? विकास हुआ। कब हुआ? मौर्योत्तर काल में हुआ, ठीक है। चलिए लिखिए इसमें इसके प्रमाण पुंडनगर और बाणगढ़ से मिले हैं। इसके प्रमाण कहाँ से मिले हैं? पुंडनगर। सर कहाँ है पुंडनगर? तो बंगाल में है। पुंडनगर और बामनगर से मिले हैं, ठीक है। कोष्टक में लिख लिया करो, ऐसे बता दिया पुंडनगर, तो कोष्टक में लिख लिया करो बंगाल। बाद में फिर कभी पढ़ोगे तो भूल जाओगे सब ये पुंडनगर कहाँ है ना। फिर गूगल निकालोगे और तब ढूंढोगे। इससे अच्छा है जो बोलते हैं उसे साथ के साथ लिख लिया करो। इसके अलावा शौक से, शौक कहाँ पड़ता है? मथुरा के पास पड़ता है। इसके अलावा लिखिए, इसके अलावा शौक, आप लोग जाओगे ना डी कुमेर से आगे मथुरा की साइड में तब पड़ता है। इसके अलावा शौक से मौर्योत्तर काल के 7 भवनों के प्रमाण मिले हैं। मौर्योत्तर काल के 7 भवनों के प्रमाण, ठीक है। कितने प्रमाण मिले हैं? तो 7 भवनों के प्रमाण कहाँ से मिले हैं? शौक से मिले हैं। ऐतिहासिक नगरीकरण का टाइम 200 ईसा पूर्व से 300 ईसा पूर्व, ठीक है। ऐतिहासिक नगरीकरण का काल क्या लिख लेना? नगरीकरण का
काल 200 ईसा पूर्व से 300 ईस्वा। ठीक है, मैंने पूर्व नहीं लगाया, यहाँ ध्यान रखना। 200 ईसा पूर्व से 300 ईसा पूर्व। आप लोगों को पता होगा फर्स्ट ईयर में आ गए कि 2 ईसा पूर्व लगा होता है तो डेट बैक चलती है, और ओनली ईस्वी लगी होता है तो डेट आगे चलती है। ठीक है, तो 200 से पीछे आई, 100 आई, फिर 0 आई, फिर वापस से आगे बढ़ी, ऐसे करके। देखो ऐसे करके, ऐसे करके। तो यहाँ मैंने क्या लिखा, 200 ईसा पूर्व लिखा। ठीक है, तो 200 ईसा पूर्व के बाद 100 ईसा पूर्व आएगा, 100 के बाद फिर 0 आएगी, फिर आगे बढ़ेगा 1 2 3 4 5 3000 ईसा पूर्व, 300 ईस्वी आ गई, फिर आगे आगे चल के 2020 आ जाएगा। ठीक है, ऐसे। होशियार हो, समझ में आ गया होगा, समझ गए होंगे, पढ़ा भी होगा 12th में। ठीक है, चलिए। इसके अलावा राजस्थान के रेड, सांबर और नागरी से भी प्रमाण मिले। देखो राजस्थान की बात आ गई। राजस्थान के रेड, सांबर से भी प्रमाण मिले हैं। ठीक है, प्रमाण मिले हैं। तो ये हो गया भाई तुम्हारा नगरीकरण। क्या हो गया, नगरीकरण हो गया। ठीक है, बात समझ में आई नगरीकरण की। अब कल हम क्या बात करेंगे, कल बहुत कुछ बात करेंगे। ठीक है, मैं मार्कर में इंक डाल के लाता हूँ, तब मिलते हैं कल यानी कि नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, बाय बाय।